रखना चाहते हैं इस चर्चा को शुरू करने से पहले, जिनके जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या सरकार बचाने के लिए जज का प्रमोशन किया गया, जो आरोप लगा रहे हैं जस्टिस मार्कंडे काटजू। मनमोहन सरकार के साथ क्या सौदेबाजी हुई थी इस मुद्दे को लेकर? क्या मोदी सरकार अब इसकी जांच कराएगी? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ शहजाद पूनावाला मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। शहजाद, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि यूपीए सरकार पर सवाल उठाया जा रहा है। जस्टिस मार्कंडे काटजू कह रहे हैं कि ये अहम है जानना कि ये सब हुआ या नहीं। सरकार बचाने के लिए क्या एक जज का प्रमोशन किया गया जिन पर की कुछ आरोप थे? देखिए, आज मैं किसी प्रवक्ता के रूप से ज़्यादा एक वकील और एक आम नागरिक के रूप में बोलना चाहूँगा। जो आरोप आज शायद सुविधाजनक, शायद अवसरवाद के चलते, इन चीज़ों पे मैं नहीं जाना चाहता। जो भी आरोप लगाया मार्कंडे काटजू जी ने वो बहुत गंभीर है, और उसी के उलट लाहौटी साहब ने भी क्लैरिफिकेशन दिया है कि आप रिकॉर्ड देख लीजिए। तो एक के बनाम दूसरा किसके बात पर हम यकीन करें। पर मैं आपके माध्यम से एक बात रखना चाहूँगा कि चलो मान लो कि काटजू जी की हर बात सही है कि प्रेशर आया गया इनको रखने में, इनको एक्सटेंड करने में। एक बात मैंने जो आपको बताई है शो के शुरू होने से पहले कि इनकी अपॉइंटमेंट चैलेंज की गई थी, पिटीशन फाइल की गई थी प्रशांत भूषण द्वारा, और उसमें और रिंदु की रिपोर्ट में लिखा गया है कि 2003 जब एनडीए सरकार थी और तब भी वहाँ पे डीएमके का सपोर्ट उनको मिला करता था, तब इनकी पहली बार नियुक्ति हुई। तो क्या काटजू जी के यही तर्क वहीं पे भी अप्लाई करते हैं कि तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इनको अपॉइंट करने में किसी प्रेशर के अंदर आके किया? अलग बात है ना, जो जस्टिस काटजू आरोप लगा रहे हैं वो अलग आरोप हैं, वो उनके कार्यकाल के दौरान के आरोप हैं। देखिए, आरोप क्या है? बुनियादी आरोप ये है कि एक भ्रष्ट आदमी को जज बनाया गया हाईकोर्ट का। तो बना तो एनडीए के दौरान, तो एनडीए से भी पूछा जाए कि भैया आपके प्रधानमंत्री और आपकी सरकार का क्या रोल रहा। दूसरी बात, 10 साल के बाद ही शायद इनको याद आया हो, उसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सबरवाल के होते हुए इनको सुप्रीम कोर्ट जज बनाया गया। इसी भ्रष्ट सरकार ने इनको पीसीआई बनाया। तो इतने नैतिक इंसान ने ऐसी पोस्टिंग क्यों ली इन करप्ट लोगों के हाथों से? ये भी एक सवाल बनता है। साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं आर.के. कपूर साहब। लेकिन जस्टिस काटजू से जब ये सवाल पूछा जा रहा है कि वो 10 साल बाद क्यों इस मुद्दे को उठा रहे हैं, तो इस पर उनका कहना है कि वो अहम सवाल नहीं है। वो अहम सवाल क्यों नहीं है? क्योंकि 10 साल बाद किसी मुद्दे को उठाना, वो अहम पदों पर रहे, वो कभी भी उठा सकते थे इस मुद्दे को। देखिए, अभी आपने देखा कि एक सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटमेंट के बारे में गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में जो टसल हुई, तो उससे हो सकता है ऐसी जागृति अब उनको आई हो कि जो जुडिशियल जेएसी जुडिशियल नेशनल कमीशन है, अपॉइंटमेंट्स कमीशन है, तो उसके माध्यम के देखते हुए उनको अब ये ध्यान आया हो। लेकिन मुझे लगता है कि जो मुद्दा उन्होंने उठाया है जो एक बहुत वैसी वैल्यू रखता है, हमें सिर्फ इसलिए उसको नहीं इनकार कर देना चाहिए या उस मुद्दे को नहीं हटा देना चाहिए। लेकिन उसमें सवाल तो उठेंगे ना कि वो 10 साल बाद अगर उठा रहे हैं, वो ऐसा तो नहीं है कि वो जानते नहीं है, वो जागरूक नागरिक नहीं है, वो तो बहुत अहम पदों पर रह चुके हैं, वो जानते हैं इसकी अहमियत। तो इसमें कोई लॉ लिमिटेशन थोड़ा है कि वो इसको मुद्दे को उठा ही नहीं सकते। और जो मुद्दा उन्होंने उठाया, बेशक 2004 में जब वो देखिए वो चीफ जस्टिस थे, तो ये उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन रही है, तो हम ये नहीं कह सकते जो उन्होंने ये वो जो कह रहे हैं वो गलत हो सकता है। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, उन्होंने देखो आईबी रिपोर्ट के बारे में जब उनको सुप्रीम कोर्ट से ये पता चला कि आईबी रिपोर्ट भी उस जज के खिलाफ है। लेकिन हंसराज भारद्वाज कह रहे हैं कि कोई रिपोर्ट ही नहीं थी, कोई इस तरह के आरोप नहीं थे, सिर्फ कुछ नेताओं के करीबी होने का आरोप था, इस वजह से उन्हें दूसरे राज्य में भेज दिया गया। सुधांशु मित्तल जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं। सुधांशु मित्तल जी, मैं आऊंगी वापस आपके पास। सुधांशु मित्तल जी, लेकिन कई अहम सवाल हैं क्या, लेकिन सबसे अहम सवाल यह भी कि क्या अब बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार जांच कराएगी इस मामले की? पहली चीज है कि मैं इसमें हल्की राजनीति नहीं करूंगा। बहुत आसान है मेरा कहने के लिए कि यूपीए सरकार का जो आचरण था वो त्रुटिपूर्ण था, उसकी निंदा होनी चाहिए। उन्होंने अपनी सरकार बचाने के लिए बहुत कुछ करा, ये सब कह सकता हूं, लेकिन कोई फायदा नहीं इनसे। जनता ने यूपीए सरकार को उसकी सजा दे दी है, तो उसको वहीं खत्म करते हैं। लेकिन मेरा दूसरी बात कहना है, जो प्रश्न उठाया वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जजों की नियुक्ति में पारदर्शिता नहीं है, भाई भतीजावाद है, ये परिवारवाद है, भ्रष्टाचार है, हर चीज है। और मैं काटजू जी को एक चीज के लिए बधाई देना चाहता हूं, मैं उनका काफी एक बड़ा क्रिटिक रहा हूं, एक चीज के लिए बधाई देना चाहता हूं कि कम से कम जजों की नियुक्ति को लेके किसी ने तो हिम्मत दिखाई। क्या होता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लॉ के वजह से ना तो राजनीतिक लोग, ना ही पत्रकारिता में, और कई जगह लोग इसके बारे में खुल के चर्चा नहीं करना चाहते। नहीं, लेकिन जजों की नियुक्ति को लेकर तो आपकी सरकार पर अभी सवाल उठ गए थे। सबको पता है कि नियुक्तियों में क्या हो रहा है। सुनिए बस,
सुनिए ना, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, जजों की नियुक्ति को लेके एक बहुत बड़ा विषय है कि किस तरह जो, अच्छा देखिए, पूरे विश्व में कहीं नहीं होता कि जज अपने आप को नियुक्त करेंगे। अमेरिका ले लीजिए, कोई भी आप प्रोसेस में नहीं जा रहे सर, किसी भी देश का प्रजातांत्रिक ढांचा ले लीजिए, आप उस बिल को पास कराइए, कैसे नियुक्ति होती है उस प्रोसेस में नहीं। इस मुद्दे पर अगर हम चर्चा करें, मेरा आपसे अभी कुछ देर पहले शहजाद पूनावाला ने कहा कि 2003 में नियुक्ति हुई, एनडीए के कार्यकाल में नियुक्ति हुई, तो क्या वो सवाल भी फिर अहम है? जस्टिस काटजू अगर ये सवाल उठा रहे हैं तो एक पिटीशन और है उनके खिलाफ, इन्हीं जज के खिलाफ, तो फिर मैंने देखिए, सुनिए, मैं आपको कह देता हूं कि मैं इस अभी राजनीति में नहीं, मैंने कहा कि मैं बहुत कुछ कह सकता हूं क्योंकि जो तथ्य मुझे पता है, शायद पूनावाला जी उसके बाद कुछ कहने वाले बचेंगे नहीं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा उसमें क्योंकि हम लोग विषय से पता है तो सामने रखिए सर। बड़ा गंभीर विषय है, इसमें थरोली जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। सुनिए, इसमें जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। जब एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज इतना बड़ा इल्जाम लगाते हैं और जिसमें 3 पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो हैं उनका नाम वो लेते हैं, तो ये बात जो है रफा दफा हो जाए, ये प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं होगा। ये अहम सवाल है, लोगों को आपके मुताबिक जांच होनी चाहिए, पैदा हो जाएगी। बिल्कुल, और क्योंकि 3 पूर्व मुख्य न्यायाधीश है, उनका नाम इस पूरे मामले में आ रहा है तो और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है ये मामला। इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ बाकी मेहमान भी बने हुए हैं, रुक रहे हैं, कुछ देख लें, चर्चा जारी है। हम चर्चा करें इस मुद्दे पर कि क्या सरकार बचाने के लिए एक जज का प्रमोशन किया गया। हमारे साथ विकास गुप्ता जी मौजूद हैं, वकील हैं। विकास गुप्ता जी, ये अहम सवाल उठाया है जस्टिस काटजू ने, लेकिन जब वो ये सवाल उठा रहे हैं तो वो 3 पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका वो भी कहीं ना कहीं इम्प्लीकेट हो रहा है इस पूरे मामले में, जिस तरह का वो आरोप लगा रहे हैं, तो ये एक बहुत ही गंभीर मामला है। देखिए, बहुत ही गंभीर विषय है और इसे नेशनल इंटरेस्ट में भी देखना चाहिए कि यहाँ से कहाँ जाया जाए। अपॉइंटमेंट का है, जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिल है, जुडिशियल स्टैंडर्ड एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट, दोनों ही पेंडिंग हैं। आज वक्त आ गया है कि देशव्यापी बहुव्यापी चर्चा करनी चाहिए कि यहाँ पे जहाँ सुधांशु जी ने एक बात कही कि पारदर्शिता होनी चाहिए, कई बार बात पत्रकारों से की जाती है या वकीलों से की जाती है, बहुत कम लोग जुडिशरी पे या जुडिशियल वर्डिक्ट पे आकर के चर्चा करने में उत्सुकता दिखाते हैं। बाहर के सभी मुल्कों में बहुत, जहाँ पे मैच्योर डेमोक्रेसी हो रही है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन है जिस पे चर्चा करनी चाहिए। लेकिन एक बड़ा सवाल मेरा ये उठता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जांच किस बात की होनी चाहिए? क्या जांच सिर्फ इस बात की होनी चाहिए कि एक सरकार ने अपनी सरकार को बचाने के लिए एक कथित रूप से एक भ्रष्ट जज का प्रमोशन कर दिया, या फिर जांच इस बात की भी होनी चाहिए कि इस देश की सुप्रीम कोर्ट के 3 चीफ जस्टिस, आखिर उन पर किस तरह का कौन सा दबाव था जो सरकार की सिफारिश को वो मानने के लिए या सरकार के आग्रह को मानने के लिए वो मजबूर हुए? वहां भी तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में जो मर्यादा है उसका कहीं ना कहीं तो उल्लंघन किया है ना। देखिए, बात इतनी ही आ रही है कि उनके तथ्यों में कितनी सच्चाई है, कितनी गंभीरता है, ये तो बात का ही पता विषय चलेगा। लेकिन जो एक सवाल उठ रहे हैं कि कोलिजियम से हट करके जो आज 20 साल पहले 3 जजेस केस, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट केस था जिसके से 1993 में कोलिजियम की स्थापना की गई, और उससे हट करके अब जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की जो आज बात उठ करके आ रही है, जो अभी चर्चा हुई है, और मैं ये कहूंगा कि अभी ये चर्चा काफी नहीं, लेकिन फिर अगर आप लार्जर पर्सपेक्टिव की बात करें तो फिर तो जांच दोनों ही चीजों की होनी चाहिए ना, सभी मुद्दों की होनी चाहिए। सभी, बिल्कुल, अगर देश में राजनीति डेमोक्रेसी है तो सभी चीजों की जांच होनी चाहिए। सूरज सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद है। सूरज सिंह जी, क्या आपको भी ये लगता है कि जस्टिस काटजू जो आरोप लगा रहे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन जो बड़ी तस्वीर है उसकी तरफ देखना चाहिए, लेकिन वो जो आरोप लगा रहे हैं वो अपने आप में बहुत गंभीर आरोप हैं, तो उस पर भी तो बहुत अहम है ये देखना कि क्या सरकार बचाने के लिए इस तरह से प्रमोशन किया गया और क्या इस तरह से तमाम लोग उसमें शामिल थे उसको आगे बढ़ाने में? निश्चित रूपेण इसमें समीरा जी, निश्चित रूपेण ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा कर देता है कि जुडिशरी जिस पर हम इतना विश्वास करते हैं, क्योंकि कानून क्या कहता है कि वी आर गवर्न्ड बाय रूल ऑफ लॉ एंड नोबडी इज अबव द रूल ऑफ लॉ इंक्लूडिंग जजेस, तो उस बात में अगर हम विश्वास करते हैं तो उस पर फिर हमारी जो श्रद्धा है, हमारी जो आस्था है वो डिगमगाने लगती है कि अगर यही जजेस भी इस तरह से पॉलिटिक्स करने लगे या दबाव में आने लगे, या कोई मिनिस्टर आके चीफ जस्टिस को कहे कि भाई ऐसा करो और चीफ जस्टिस मान लेता है, तो इसमें तो हमारी जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है वो फंडामेंटल लेवल पर कंप्रोमाइज हो जाती है। आम आदमी विश्वास करता है
तो कि अगर पॉलिटिक्स से उसको इंसाफ नहीं मिला, ब्यूरोक्रेट से नहीं मिला, नहीं तो आपको वो लगता है कि सुप्रीम जस्टिस कोर्ट में जाके काटजू मिलेगा। जो मुद्दा लेकिन उठा रहे हैं न्याय देने वो वाले बहुत अगर खुद ही अहमियत दबाव में रखता हैं, है। आपको लगता है तो फिर जस्टिस हमारा काटजू rule of law का सिस्टम ही, जस्टिस काटजू ने भले ही 10 साल बाद उठाया लेकिन उन्होंने ये मुद्दा उठा के फिर ठीक किया आपके मुताबिक? जस्टिस काटजू जो मुद्दा उठा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ ही लेकिन एक प्रश्न समीरा जी यहाँ ये आता है कि जस्टिस काटजू खुद सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं और वो मद्रास के तो चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने खुद क्यों नहीं कुछ एक्शन लिया? आज वो 10 साल बाद कह रहे हैं उन्होंने, क्योंकि जस्टिस काटजू इज नोन फॉर ए पर्सन ऑफ करेज ऑफ कन्विक्शन, तब उनका करेज कहां गया था? 10 साल तक चुप रहे तो कई बातें यहाँ सामने आती हैं। ठीक है, लेकिन मतलब वो भी एक अहम सवाल पहले ना उठाया हो, इसमें कोई संदेह नहीं कि आज जो वो कह रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका संबंध है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से। जी, सुधांशु मित्तल जी इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। जी सुधांशु जी। सुमेरा जी, जजों द्वारा आदेश जो पारित करे जाते हैं वो निरंकुश है। आप असली मुद्दा देखिए, उस राजनीतिक संगठन को जज ने क्या फायदा पहुंचाया? एक भ्रष्टाचार के केस में बेल दी, मतलब कितना बड़ा मुद्दा है कि आज जुडिशियल ऑर्डर्स जो हैं उनके अंदर अगर डिसऑनेस्टी है उसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे करेंगे? नहीं, अगर वो अनअकाउंटेबल रहेंगे, वो एक पक्ष है, लेकिन राजनीतिक दल या राजनीतिक पार्टी देखिए यही चीजें भी तो उसका फायदा उठा रहे हैं, वो भी तो किसी तरह का दबाव बना रहे हैं। यहाँ पर अगर सरकार बचाने के लिए ऐसा किया गया तो वो अपने आप में बहुत गंभीर है। मैं रशीद किदवई को हमने चर्चा में शामिल नहीं किया। रशीद की प्रतिक्रिया लेंगे जी, और सुधांशु जी आपकी प्रतिक्रिया लेंगे। रुक रहे हैं कुछ देर, चर्चा जारी है। एक भ्रष्ट आदमी को जज बनाया गया हाईकोर्ट का, तो बना तो एनडीए के दौरान, तो एनडीए से भी पूछा जाए कि भैया आपके प्रधानमंत्री और आपकी सरकार का क्या रोल रहा? मुझे लगता है कि जो मुद्दा उन्होंने उठाया है जो एक बहुत वैसी वैल्यू रखता है, हमें सिर्फ इसलिए उसको नहीं इनकार कर देना चाहिए या उस मुद्दे को नहीं हटा देना चाहिए। लेकिन उसमें सवाल तो उठेंगे ना कि वो 10 साल बाद अगर उठा रहे हैं, वो ऐसा तो नहीं है कि वो जानते नहीं है, वो जागरूक नागरिक नहीं है, वो तो बहुत अहम पदों पर रह चुके हैं, वो जानते हैं इसकी अहमियत। तो इसमें कोई लॉ लिमिटेशन थोड़ा है कि वो इसको मुद्दे को उठा ही नहीं सकते। मैं उनका काफी एक बड़ा क्रिटिक रहा हूं। एक चीज के लिए बधाई देना चाहता हूं कि कम से कम जजों की नियुक्ति को लेके किसी ने तो हिम्मत दिखाई। जजेस भी इस तरह से पॉलिटिक्स करने लगे या दबाव में आने लगे, या कोई मिनिस्टर आके चीफ जस्टिस को कहे कि भाई ऐसा करो और चीफ जस्टिस मान लेता है, तो इसमें तो हमारी जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है वो फंडामेंटल लेवल पर कंप्रोमाइज हो जाती है। एबीपी से बड़ी बहस जारी है कि क्या सरकार बचाने के लिए जज का प्रमोशन किया गया। इस पूरे मामले पर हंसराज भारद्वाज जो पूर्व कानून मंत्री हैं, उनका क्या कहना है वो भी सुनिए। हमारे साथ मौजूद है तत्कालीन कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज। सर, आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से जस्टिस काटजू ने एक खुलासा किया है, बाकायदा उन्होंने जो उदाहरण दिया है और उस दौरान आप तत्कालीन कानून मंत्री थे, क्या ये वाकई में सच है बात? काटजू जी ने जो खुलासा किया वो मैंने पढ़ा आज, वो उसमें बिल्कुल असत्य है। वो कोई पॉलिटिकल प्रेशर्स के आधार पर उस जज का कंफर्मेशन नहीं हुआ। वो 2 साल से एडिशनल जज थे। हाँ, काटजू जी ने उनका कंफर्मेशन के खिलाफ लिखा था, लेकिन वही तमिलनाडु के बहुत सारे संसद सदस्यों ने और मंत्रियों ने उन्होंने कहा कि ये उनके साथ घोर अन्याय हो रहा है। तो ये भी साबित हो रहा है, जैसा आपने कहा कि उस दौरान ये जज ने कहा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, और दूसरी तरफ कुछ राजनीतिक थे, उन्होंने कहा कि नहीं इनके साथ अन्याय हो रहा है। तो इसका मतलब तो ये है कि राजनीतिज्ञों का भी यहाँ पर रोल था, वो उनके सपोर्ट में थे। देखिए, आप पूरी राजनीति आज चले जाइए तमिलनाडु में, वहाँ 2 बेसिक पार्टीज हैं, उनका राजनीतिक दबाव दिल्ली तक आता, उसको कौन डिनाई करेगा? और वो राजनीति वहाँ की है, यहाँ की तो है नहीं। हमारे जो है, लेकिन हमने कभी भी हाई कोर्ट को हमने कोई खराब करने के नियत से हमने कभी उनके प्रभाव में आके काम नहीं किया। लेकिन उन्होंने अप्रोच किया तो उन्होंने ये कहा था कि इनकी जो नियुक्ति होनी चाहिए।
नो बहुत सारे लोगों ने नहीं 18 शेड्यूल्ड कास्ट MP बैकवर्ड क्लासेस के, उनका बाकायदा रिप्रेजेंटेशन फाइल पे लगा हुआ। पार्टी का भी नाम था उसमें जो नहीं, उनके मिनिस्टर थे कौन सी पार्टी? DMK के, वो आए थे और उन्होंने कहा कि अन्याय हो रहा है हमारे साथ। उनका मंत्री भी मेरा कोलीग था वेंकटपति, वो भी आया, सबने आया। हमने कहा नहीं, हम अन्याय ना किसी के साथ करेंगे हम, लेकिन मेरे अधिकार में है नहीं। मैं मुख्य न्यायाधीश को भेजता हूँ, उनको प्रार्थना करता हूँ कि आपकी बात सुने। तो ये कहना है पूर्व कानून मंत्री का, लेकिन दबाव था, साफ तौर पर इस बात को मान रहे हैं शहजादू? देखिए, उनकी एक बात आपने गौर फरमाई होगी कि वो जब काटजू साहब चीफ जस्टिस बने उससे पहले से ही एडिशनल जज थे, मतलब कि 2003 से उनके प्रमोशन के लिए दबाव था, ये तो वो खुद मान रहे हैं ना। मैं आपको ये बता रहा हूँ, और आपके NDA UPA के सहयोगी दल का दबाव था। मैं जो कह रहा हूँ ये बीजेपी आपको कभी नहीं कहेगी। आपको मैं कह रहा हूँ आपके शो पर कि बीजेपी को खुली रूप से चुनौती है कि 2003 में जब से इनकी नियुक्ति हुई तब किसने इनके लिए लेटर लिखे अपॉइंटमेंट के लिए, उनको रखने के लिए, और वो तब किसको सपोर्ट करते थे वो पार्टी वाले, वो सारे तथ्य और ये भी तथ्य जो काटजू जी ने रखे सिलेक्टिवली, सभी की एक जांच कराए। मैं एक सेकंड सर, मैं इसकी खुले रूप से चुनौती देता हूँ बीजेपी को 2003 से करें। ये तो नहीं करेंगे। कानून मंत्री मान रहे हैं साफ तौर पर कि DMK के लोग आए और DMK का दबाव था, वो कह रहे हैं। हमारे कानून मंत्री ने ये भी कहा कि वो ऑलरेडी थे और तभी उनको बनाया किसने, NDA के दौरान। प्रमोशन की बात हो रही है ना, प्रमोशन में उनको किस तरह से आगे बढ़ाया गया, इसको लेकर हो रहा है। अपॉइंटमेंट हो चुका था 2003 से ही वो एडिशनल जज थे। सुधांशु जी इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? सुधांशु व्यापक रूप से मैं उनकी प्रतिक्रिया एक 10 सेकंड लूंगा, क्योंकि व्यापक रूप से भी बात की जा रही है, तो शायद सुधांशु जी जानते हैं। सुधांशु जी एक ही सेकंड सुधांशु जी व्यापक रूप पे कि क्योंकि जुडिशियल स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटेबिलिटी बिल लोकसभा में लाया गया, राज्यसभा में इन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, राज्यसभा में जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लाई, लोकसभा में इन्होंने सपोर्ट नहीं किया। तो व्यापक रूप से इसको सुधारने की जब प्रक्रिया हम लोगों ने की तो इनका क्या रोल था, छोड़ दीजिए। आप ये कहिए ना कि सरकार बचाने के लिए किया गया या नहीं किया गया, आपके सहयोगी दल का दबाव था, वो तो साफ आपके कानून मंत्री मान रहे हैं। सुधांशु मित्तल जी की बात ये भी पूछना जरूरी है कि NDA ने तब के लोगों के प्रेशर में इसको अपॉइंट किया गया। तो मेरे ठीक है, आप NDA पर आरोप लगा रहे हैं कि जी सुधांशु जी, मतलब आप पर भी आरोप कि आपने नियुक्ति दबाव में की, मतलब जो आपको कुछ तथ्य पता नहीं, DMK की राजनीति, DMK ने आप पर भी दबाव बनाया। जी सुधांशु जी, पूनावाला जी आपको ये तक, अरे तो पूनावाला जी आपको एक तथ्य नहीं, हाँ सुनिए जी, आपको एक तथ्य नहीं पता कि 2003 के अंदर DMK जो थी हमारे साथ सरकार में नहीं थी, वो विपक्ष में थी, तो इसलिए हमें DMK को ऑब्लाइज करने के लिए कोई कारण नहीं था। तो कम से कम अपने तथ्य तो देख लिया करिए। आपके कहने से तो सिद्ध नहीं होगा ना सर, मैं भी जांच हो जाए कर सकता हूँ, राजनीति में नहीं आना चाहता। सुनिए, आपके पास सत्य, आप सत्य देख लीजिए, वो थे ही नहीं भाई हमारे साथ। तो जांच करा दीजिए ना सर, आप हमारे साथ आप क्लियर हो तो जांच करा दो, आप क्लियर हो जांच करवा दो, तो कहीं ना जांच होनी चाहिए। अच्छा छोड़िए, मैं आपकी तरह मैं कुतर्क में नहीं पढ़ना चाहता। सुनिए, अरे भाई मैं आपके कुतर्कों में नहीं पढ़ना चाहता, मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ। देखिए मेरे सामने एक ये डेटा है, एक लास्ट, ये जनवरी 2008 से लेकर जुलाई 2012 तक 21 जज सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होते हैं और 18 जज उसमें से जो हैं वो या तो कमीशन में या ट्राइब्यूनल में हैं। ये एक बड़ा विषय है। अगर पोस्ट रिटायरमेंट एम्प्लॉयमेंट अपने आप में एक विषय बन जाएगा तो शायद कहीं ना कहीं कुरीतियां और दुराचरण दोनों वो बहुत अहम है। और आपकी सरकार को उसको ये सवाल जब इंडिपेंडेंट रेगुलेटर के बारे में आपने इसको चेंज किया DRI के विषय में, तो ये सवाल तभी से पैदा होता है। उनको शामिल कर लेते हैं चर्चा में। रशीद, लेकिन आपने सुना, ठीक है रशीद आपने सुना हंसराज भारद्वाज साफ तौर पर मान रहे हैं कि किस तरह का दबाव था यहाँ पर, क्या सरकार बचाने के लिए जज का प्रमोशन किया गया, उस पर तो हंसराज भारद्वाज साफ तौर पर बता रहे हैं कि दबाव था और इस वजह से उसको आगे भेजा गया, लेकिन जो जस्टिस काटजू आरोप लगा रहे हैं उसमें जो जुडिशरी है उस पर भी बहुत अहम सवाल उठ रहे हैं। जी सुमेरा, देखिए दो बड़ी बुनियादी चीज़ें हैं। एक बात तो ये कि जस्टिस काटजू जो न्यायमूर्ति रहे हैं, जो बहुत समझदार आदमी है, 90% लोगों की तरह नहीं है, लेकिन उन्होंने इसमें तथ्य, सबूत, गवाह, जो अदालत की कार्रवाई में बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं, सिर्फ आरोप लगाने से, बड़े बड़े लोगों के नाम घसीटने से वो आरोप सिद्ध नहीं हो जाते, तो उन्हें तथ्य पेश करने चाहिए, उन्हें गवाह और सबूत सामने लाने चाहिए। दूसरी बात यह कि जुडिशरी में भी जो जजेस के अपॉइंटमेंट में हम देखते हैं कि वहाँ भी थोड़ी बहुत जो है राजनीति होती है, आरोप लगाए जाते हैं, एक जाति
का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि कास्ट बेसिस के ऊपर एलिगेशंस होते हैं अदालतों में, उस तरह का जो जिस तरह का रिजर्वेशन पॉलिसी है वो नहीं होती है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको हमें संज्ञान में लेना चाहिए। जी हाँ, देखिए वो अभी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी है, जजेस ऑल्सो कम फ्रॉम द सेम सोसाइटी। तो अगर ऐसे मुद्दा उठाया गया है तो इसका मतलब है कि इसमें जांच होनी नहीं, चाहिए। लेकिन कपूर साहब, क्योंकि अभी हंसराज भारद्वाज जी ये बात कह रहे हैं, वो उनकी जो जाति है उसकी तरफ भी इशारा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उस वजह से भी राजनीतिक दबाव था इस पूरे मुद्दे को लेकर। तो ये भी एक अहम पहलू है इसमें। हाँ जी, इसका मतलब कि दबाव पैदा किया जाता है, तो हमें एक बात का मामला है कि जहाँ हमें मालूम हो गया, इसका मतलब और से बहुत से ऐसे मामले होंगे जहाँ तक कि दबाव हुआ होगा, हमें मालूम नहीं पता चला होगा। ये तो जस्टिस काटजू ने एक मामला रेज किया जो हमें पब्लिक इशू बन गया, हमें पता चल गया। इसका मायना ये हुआ कि बहुत सी और भी अपॉइंटमेंट्स और कंटिन्यूटी और कंफर्मेशन इन्हीं दबाव से हुई होंगी। सर, आपको काटजू जी तक जाने की जरूरत नहीं थी। अगर आप जो सीबीआई जज का तबादला हुआ अमित शाह के केस में और जो गोपाल सुब्रमण्यम के साथ हुआ, उसी से आपको पता चल जाता है कि एग्जीक्यूटिव का, हालांकि 93 के बाद तो चेंज हो गया सिस्टम, पर एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस होता है। इसका तो आपको तथ्य 2 दिन पहले ही मिल गया था। सूरज सिंह जी, समीरा जी देखने लायक बात यह है, समीरा जी देखने लायक बात यह है कि यहाँ प्रश्न ये नहीं है कि ये यूपीए के टाइम में हुआ या एनडीए के टाइम में हुआ। बात यह है कि जो हमारी पूरी संस्था है जिस पर हमें विश्वास है, जुडिशरी पर, वो प्रभावित हो जाती है पॉलिटिकली कि कौन अपॉइंटमेंट होगा, किसका प्रमोशन होगा एज ए जज। ये अपने आप में बहुत बड़ी सीरियस बात है, क्योंकि अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंस नहीं रही तो हमारा जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है वही नहीं चल पाएगा। अभी जस्टिस काटजू तो इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि आप लोग सब भी उसी सिस्टम का हिस्सा है, तो आप बताइए ना क्या होता है इसी मामले से नहीं और तमाम और मामले भी सामने आए होंगे आपके, क्या प्रभावित होती है जुडिशरी? देखिए, जजेस ह्यूमन बीइंग्स हैं, ये चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए। ये ठीक है कि इंस्टीट्यूशन का असर पड़ता है, लेकिन जजेस फंडामेंटली ह्यूमन बीइंग्स है और ह्यूमन बीइंग्स में वही सारी खूबियां और कमजोरी होती हैं और जजेस में भी होती है। तो इसलिए ये सोचना कि जज बनने तो फिर चर्चा ही नहीं होनी चाहिए, भगवान का रूप हो जाता है, ये अपने आप में एक नहीं। लेकिन विकास गुप्ता जी, अगर जजेस भी ह्यूमन है ये कहकर तो सारे मामले को खत्म नहीं किया जा सकता ना। जजेस फिलहाल तो उसके लिए उनके खिलाफ या जिस तरह से उनका अपॉइंटमेंट है उसके खिलाफ कोई कुछ बोलता ही नहीं है। लेकिन ये जो मामला सामने आया अभी कुछ दिनों पहले जिस तरह के मामले सामने आए, उसमें तो लग रहा है कि लगातार राजनीतिक दबाव रहता है। ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। जी ठीक है, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। जी, तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए जी, ट्रांसपेरेंसी अपॉइंटमेंट में, ट्रांसपेरेंसी ट्रांसफर में, प्रमोशन में। दूसरे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक जजेस पर भी लागू होना चाहिए। ये नहीं कि जजेस के बारे में वो राइट टू इन्फॉर्मेशन लागू ना हो। तीसरे ये होना चाहिए जिस पर ये चीजें तो जैसे अमेरिका अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अपनी तरफ से ये पहल कर सकता है, लेकिन हमने देखा है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन वाले मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ही पीछे हट गया था, या जजेस की जो एसेट्स है वो बतानी है उसमें भी पीछे हट गया था। अभी जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट ना हर वक्त आया है एक चीज बस कहना कि भाई हम भी जो है उतने अकाउंटेबल हैं जितने की दूसरे लोग। लेकिन ये होगा कैसे ना सर, ये होगा कैसे? वो हुआ नहीं अब तक। चलिए फिलहाल समय हो गया एक ब्रेक का, हम वापस आएंगे और इसी मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। के लिए क्या जज का प्रमोशन हुआ, इस पर बड़ी बहस जारी है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें पक्ष विपक्ष में क्या तर्क अभी तक सामने आए इस चर्चा के दौरान। सुधांशु मित्तल बीजेपी से हमारे साथ, उनका कहना है कि पूरे मामले में 3 पूर्व जजों के नाम सामने आए हैं। जस्टिस काटजू के आरोपों की जांच होनी चाहिए। शहजाद पूनावाला कांग्रेस समर्थक, उनका कहना है कि जज की नियुक्ति 2003 में एनडीए सरकार के वक्त ही हो गई थी, बीजेपी से भी सवाल पूछा जाना चाहिए। विकास गुप्ता वकील है, उनका कहना है कि यह बेहद गंभीर मामला है, न्यायपालिका पर सवाल उठ रहे हैं, जजों की नियुक्ति में पारदर्शिता होनी चाहिए। रशीद किदवई का यह कहना है कि जस्टिस काटजू ने तथ्य पेश नहीं किए हैं, जांच के लिए सबूतों की भी जरूरत होती है, उन्हें तथ्य पेश करने चाहिए। हमारे साथ सभी मेहमान इस मुद्दे पर बात करने के लिए बने हुए हैं, लेकिन विजय, जिस तरह के सवाल जस्टिस काटजू ने उठाए हैं उसमें जो राजनीतिक दल हैं उनकी भूमिका, खासतौर पर यूपीए सरकार, उनके सहयोगी डीएमके की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जुडिशरी पर भी सवाल उठ रहे हैं। उससे ज़्यादा एक नेक्सस कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि राजनीतिक जो पॉलिटिकल नेता हैं और जो जज साहब हैं उनके बीच में एक नेक्सस जैसा कुछ चीज़ जिस ढंग से काटजू ने आरोप लगाए हैं, अगर उन आरोपों में सच्चाई है तो वो उभर कर आ रही है। अगर इससे अगर उभरना है
पॉलिटिशियंस को भी और जजेस को भी उभरना है, तो फिर कुल मिलाकर जैसा सुधांशु और हमारे दूसरे जो यहाँ पे साहिबान कह रहे हैं कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल हो, वो जल्द से जल्द पास होना चाहिए। अपॉइंटमेंट से संबंधित जो चीज़ें हैं वो पास होनी चाहिए, ताकि बिल्कुल ये जो सिस्टम अभी तक जो बना रखा है उसमें परिवर्तन हो। ये सुधांशु जी, अब तो आपकी सरकार है, आप खुद इस मुद्दे को सामने रख रहे हैं कि ये सबसे अहम मुद्दा है कि ये जो बिल है, जो अपॉइंटमेंट के किस तरह से हो वो, या जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल है, इनको आगे लेकर जाना चाहिए। तो उसको लेकर आपकी सरकार कितना गंभीर है, उसे आप कितनी जल्दी करने वाले हैं? मुझे लगता है इसमें बहुत जल्द जो है व्यापक चर्चा होगी सबसे, क्योंकि ये विषय जो है देश का विषय, किसी एक राजनीतिक दल के विशेष का नहीं है, और एक आम सहमति बना के इसमें काम होगा। और जहां तक जांच का सवाल है, मैं तो उम्मीद करूंगा कि सबसे बात करके इसमें एक व्यापक जांच होनी चाहिए, क्योंकि बहुत गंभीर और बहुत ही महत्वपूर्ण वो है। इससे व्यवस्था किस तरह चिरमिरा गई है, कैसे सड़ान आ रही है व्यवस्था में, उसका दर्शन होता है। और अगर लोगों को न्यायपालिका पे विश्वास रखना है तो इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। और आखिरी में कहना चाहता हूं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो कानून है, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो कानून है, मुझे लगता है उस कानून में संशोधन होना चाहिए, ताकि लोग बिना भयभीत हुए जो दुराचार दिख रहा है, जो भ्रष्टाचार दिख रहा है, उसके बारे में खुल के बात कर सके, तभी हम व्यवस्था को सुदृढ़ कर पाएंगे। जांच होनी चाहिए। कपूर साहब पहले इस पर कुछ कहना चाहते हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। जी कपूर साहब। जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो मेरे हिसाब से तो बल्कि और भी सख्त होना चाहिए, क्योंकि जुडिशरी की जो रेपुटेशन है और जो इंटीग्रिटी है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे ही डिपेंड करती है। और आपको मालूम है इसमें ऑलरेडी अमेंडमेंट हो चुकी है कि ट्रूथ इज ए डिफेंस। अगर आप ट्रूथ कह रहे हो तो डिफेंस तो ऑलरेडी आपके पास है, और अमेंडमेंट क्या होनी चाहिए? देखो, जुडिशरी की इंटीग्रिटी डाउटफुल करने के लिए अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं हो तो लोग तो अक्सर कोर्ट के ऑर्डर्स को वायलेट करेंगे। लेकिन आप मानते हैं कि बाकी जो अपॉइंटमेंट्स हैं या जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल है वो आना चाहिए, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा महाराज। नहीं, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कमीशन। लेकिन शहजाद जांच होनी चाहिए इस पूरे मामले की, किस तरह से चर्चा भी नहीं कर पाए राजनेताओं और जुडिशरी के बीच में नेक्सस है। सुमेरा जी, मुझे लगता है कि इसमें 2003 से ही लेकर उनकी एक सेकंड भाई साहब, इसमें एक फंडामेंटल बात यह है, ठीक है, इस बीच हम अपने दर्शकों को बता दें कि जस्टिस केजी बालाकृष्णन का बयान आया है। उन्होंने साफ तौर पर सभी आरोप जो जस्टिस काटजू लगा रहे हैं उन्हें गलत और निराधार बताया है। पीटीआई के हवाले से खबर सामने आई है, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया केजी बालाकृष्णन ने नकारा है उन सभी आरोपों को जो जस्टिस मार्कंडे काटजू ने लगाए हैं, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं केजी बालाकृष्णन का भी नाम आ रहा था। 3 पूर्व जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनका नाम आ रहा है और केजी बालाकृष्णन का भी गंभीर मामला। लेकिन इस पर उन्होंने कहा है कि ये सभी आरोप जो जस्टिस काटजू लगा रहे हैं वो गलत हैं, आरोपों को गलत बताया है जस्टिस केजी बालाकृष्णन ने। नहीं, आरोप बेशक गलत भी हों, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन तो है। देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पे टिप्पणी करने से बेहतर 2003 से लेकर जब से इनकी नियुक्ति हुई है तब से उनकी जांच होनी चाहिए, लेकिन 2003 से होनी चाहिए। बिल्कुल, जब से अपॉइंट हुए तब से होनी चाहिए। लेकिन दबाव था डीएम की तरफ से, उसकी भी जांच होनी चाहिए। मुझे हमारे पास इस चर्चा के लिए इतना ही समय है। अहम बात जिस चर्चा से निकलकर सामने आती है कि जो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल है या अपॉइंटमेंट किस तरह से हो जजेस का, इसको लेकर पारदर्शिता होनी चाहिए। और अगर नेक्सस काम कर रहा है और जिस तरह की आरोप लगा रहे हैं जस्टिस काटजू, उनकी भी जांच होनी बहुत जरूरी है राजनेताओं और जजों के बीच में। हमारे साथ